हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। लास्ट में वीडियो पॉज हो गया था। थीटा जब 0 डिग्री होगा, थीटा जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री होगा, तब नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है और इस केस में नेट टॉर्क भी 0 होगा। साइन 0 0 होता है तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। इस केस में डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और थीटा जब 180 डिग्री होगा तब भी साइन 180 0 होता है तो टॉर्क 0 होगा और नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता ही है। तो उस केस में भी जो डाइपोल है उस पर टॉर्क 0 होगा और नेट फोर्स भी 0 होगा। और लेकिन इस केस में डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? क्योंकि इसको हल्का डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ना आकर के ये वापस जो है दूसरे पोजीशन में चला जाएगा। अब इसी में है कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 91 होता है और उस केस में टॉर्क जो होगा वो डाइपोल पे मैक्सिमम लगेगा। टॉर्क कितना होगा? P साइन 90 यानी P इंटू E। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, मान लेते हैं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P. It is placed in uniform electric field E. Suppose at any instant of time, dipole moment is at angle theta with the electric field. तो अब जो है आगे इसमें देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और डाइपोल जो है वो एंगल थीटा पे है, यानी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। डाइपोल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमको हेडिंग दी है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वर्क डन कैसे निकालें? तो वर्क होगा कैसे? तो बोलेंगे क्या कि अगर इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे, ठीक ना, अभी एंगल थीटा बना रहा है, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर और इस पर फोर्स लग रहा है इधर, ठीक ना। प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस डायरेक्शन में, क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क तो करेगा, लेकिन वर्क कब करेगा? जब इसको कुछ एंगल पे रखे हुए हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर रोटेट करेंगे, तब क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? वापस उसको लाना चाहेगा,
वापस लाना चाहेगा, है कि नहीं? तो बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल डी थीटा, ठीक ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइपोल इज rotated through an angle d theta in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। तो आखिर वर्क होगा कैसे? तो बोलेंगे वर्क होगा, चूंकि रोटेशन है तो रोटेशन में वर्क होता है टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक ना। अब कोई बोला डी थीटा क्यों? देखो हम लोग स्मॉल एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कैसे करेगा? तो क्लॉकवाइज में। तो अगर हम वर्क लिखें पहले, तो टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, तो टॉर्क हो जाएगा P साइन थीटा। इस एंगल पे टॉर्क कितना लग रहा होगा? तो P साइन थीटा। लेकिन जब इसको स्मॉल एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो स्मॉल वर्क कितना करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो टॉर्क डी थीटा, ठीक ना। तो स्मॉल एंगल से अगर रोटेट किया जाए तो डी डब्ल्यू लिखेंगे, और उस केस में टॉर्क डी थीटा एंगल। देखो यहाँ पे टॉर्क जो हो रहा है, टॉर्क जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और इसको डिस्प्लेसमेंट किधर दिए हैं? एंटी क्लॉकवाइज में दिए हैं, तो इसीलिए आगे माइनस साइन लगेगा, ठीक ना। समझ जाइए, टॉर्क जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, लेकिन ये डायरेक्शन में आखिर टॉर्क लगेगा कब? जब इसको हम स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तभी ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि इस तरह से रोटेट हो, है कि नहीं? तो ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे का कि स्मॉल एंगल के लिए अगर वर्क देखें तो माइनस टॉर्क जो लग रहा है वो P साइन थीटा लग रहा है, P साइन थीटा लग रहा है इंटू डी थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, और माइनस P साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें? तो शुरू में मान लो एंगल θ1 बना रहा था, अब बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क किया तब एंगल θ2 है, तो θ1 से θ2 तक। तो इसको जो है आप नोट करिए, फिर आगे बनाते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन जो है वो माइनस P और इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। तो वर्क क्या हो जाएगा? माइनस P, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। माइनस को बाहर करेंगे तो ये PE हो जाएगा, और ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस तो बाहर आ गया, तो कॉस θ1, सॉरी अपर लिमिट पहले रखेंगे ना, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1,
तो यही हो गया इंटीग्रेशन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो निकला वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। कितना आया? तो P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब देखो, जब फील्ड वर्क करता है तब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, और जब वही एजेंट वर्क करता है तब पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। जैसे समझिए, यहाँ पे पेन रखा हुआ है, तो ये अपने आप ऊपर तो नहीं जाएगा, इसको ले जाना पड़ेगा। तो इसको ले करके जब जाएंगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग होगा और इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। कोई पूछेगा कितने से चेंज किया, तो बोलेंगे पहले मान लो ये रेफरेंस लेवल पे था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 था। आप जब इसको कुछ हाइट पे लेके जाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। यानी हम जब वर्क किए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? तो mgh से। अच्छा, कुछ हाइट पे पहले से होता तो तब लेके जाते, तब बोलते पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी था अब और बढ़ गया, ठीक ना। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कब आया? तो बोलेंगे जब एजेंट वर्क किया, जब हम वर्क किए। यही अगर यहाँ से इसको छोड़ दें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया। यानी जब फील्ड वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और जब एजेंट वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये कंसेप्चुअल बात हुआ। अब इसको समझ करके हम लोग आगे हेडिंग देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक ना, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको तो पहले लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से वही काम करेंगे, हेडिंग बस अलग होगा। हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखेंगे क्या? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P it is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। अब जो है इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या सपोज एट एनी इंस्टेंट of time, angle between electric field and dipole moment is theta। तो देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल जो है वो कुछ इस तरह से है, -q +q। इस पर फोर्स लगेगा इधर q × E, इस पर फोर्स लगेगा इधर q × E। जाहिर है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की ओर होगा, और हमको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क पहले निकालेंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क निकालेंगे, और जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए, तो पूछा जाए
कि मेरे द्वारा वर्क क्या हुआ, तो बोलेंगे क्या कि mg के द्वारा वर्क निकाल लो। mg का वर्क क्या हुआ, तो बोलेंगे mg का वर्क हुआ, mg फोर्स लग रहा है नीचे, लेके गए ऊपर, तब वर्क कितना हुआ -mgh। तो ये तो mg के द्वारा वर्क हुआ, अगर मेरे द्वारा वर्क पूछा जाता तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तब मेरे द्वारा वर्क निकल जाता, यानी +mgh। ठीक ना, समझिए। जैसे कंजर्वेटिव फील्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू माइनस, यानी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एजेंट। और जानते हैं कि जब एजेंट वर्क करता है तभी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है जब एजेंट वर्क करता है। तो हम लोग तो एजेंट का वर्क निकालेंगे यहाँ पे, तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकलेगा। लेकिन हम लोग काम क्या करेंगे, पहले फील्ड का वर्क निकालेंगे और फिर उसी में माइनस साइन लगा देंगे तो एजेंट का वर्क निकल जाएगा और वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो चलिए ठीक है, पहले तो देखते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या हो। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, तब टॉर्क क्या लग रहा है जी, तो P sin थीटा। अभी इस समय टॉर्क क्या लग रहा है, P sin थीटा। अब लिखेंगे क्या कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू an angle d theta in anti-clockwise direction। देखो जी, डाइपोल तो चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहेगा कि डाइपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, लेकिन एजेंट इसको क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। तो फील्ड जो चाहेगा वो क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाहेगा। तो पहले जो है स्मॉल एंगल रोटेट किए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब फील्ड का वर्क लिख रहे हैं, तो फिर वही सेम काम करेंगे। dw इज इक्वल टू टॉर्क d थीटा, आगे माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन क्यों, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया जा रहा है, अब फील्ड वर्क कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो dw इज इक्वल टू माइनस टॉर्क d थीटा, तो dw इज इक्वल टू माइनस P sin थीटा d थीटा। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, अब माइनस P sin थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। शुरू में एंगल मान लो थीटा 1 है, बाद में थीटा 2 है, तो ये तो निकलेगा वर्क डन बाय फील्ड, लेकिन हमको तो वर्क डन बाय एजेंट निकालना है। तो चलो उसके लिए, तो देखिए दोस्तों, अब वर्क डन बाय हम फील्ड लिख रहे हैं, तो वर्क डन बाय फील्ड जो है वो क्या आया है, माइनस PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वर्क डन बाय फील्ड जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस PE, और अपर लिमिट रखेंगे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यही आया वर्क डन बाय फील्ड। लेकिन हमको निकालना क्या है, वर्क डन बाय एजेंट, तो बोलेंगे कि वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा, एजेंट, तो वो हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। तो ठीक ना, इसको याद रखना है, कंजर्वेटिव फील्ड में ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट अगर लिखेंगे, वर्क डन बाय एजेंट अगर लिखेंगे तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड लिखेंगे, यानी इसी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन बाय एजेंट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे निगेटिव माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो सोचिए तो क्या आ जाएगा, तो वर्क डन बाय एजेंट आ जाएगा माइनस PE
ठीक ना। अगर माइनस साइन हटाना चाहते हो तो ये cos थीटा 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा 2, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 यही हो जाएगा। अब वर्क डन बाय एजेंट होता क्या है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये आया कितना है, तो पीई साइन cos थीटा 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2। समझ जाइए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आया है P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक ना। तो यही हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब डाइपोल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, मान लो ये डाइपोल शुरू में एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा, समझ जाइए, तब क्या होगा, थीटा 1 जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और थीटा 2 मान लो कुछ एंगल थीटा है, तो बोलेंगे क्या, चलो इतना पहले लिखिए फिर आगे काम करते हैं। बोलेंगे क्या कि व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन potential energy is taken to be zero। तब पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। यानी शुरू में अगर डाइपोल 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो उस समय, या शुरू में नहीं बाद में, अगर मान लो ऐसे जैसे डाइपोल रखा हुआ है, इसको रोटेट करते 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 मान लो 90 डिग्री के एंगल पे लाके रख दिए, तो बाद में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री, ठीक ना। और शुरू में एंगल थीटा बना रहा है, तो समझिए लेट, मान लो लेट थीटा 1 जो है शुरू में एंगल थीटा है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते करते 90 डिग्री के एंगल पे लाके रख दिए, यानी कि एंड थीटा 2 जो है वो मान लो 90 डिग्री है, तब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। शुरू में 90 डिग्री के एंगल पे रहता तब पोटेंशियल एनर्जी शुरू में जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे बाद में 90 डिग्री के एंगल पे है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू PE cos थीटा 1, तो cos थीटा लिखेंगे, और माइनस cos थीटा 2, तो cos 90 डिग्री लिखेंगे। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू cos 90 तो जीरो होता है, तो PE cos थीटा हो गया। तो देखो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली जब थीटा एंगल पे होगा तब कितना आया, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस PE cos थीटा। तो इसको बोलो तो पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं माइनस P डॉट E, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो माइनस P डॉट E लिख सकते हैं क्या। तो यही हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब नोट में फर्स्ट पॉइंट सीखते हैं, नोट में फर्स्ट पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन सोचो cos 0 क्या होता है, 1, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी मिनिमम होता है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक ना। एनर्जी मिनिमम यानी स्टेबिलिटी आ गया। एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उछल कूद करते रहेगा, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा है तो समझो कि वो स्टेबल नहीं है,
वो अनस्टेबल है। तो बोलेंगे थीटा जब 0 डिग्री है तब पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है, और इस केस में डाइपोल जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा कितना, तो माइनस पीई कॉस 0 और माइनस पीई हो गया। बोलेंगे क्या, इन दिस केस डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद है समझ गया होंगे। अब रही बात सेकेंड पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा जब 180 डिग्री होगा तो cos 180 क्या होता है, तो -1 होता है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो U का मैक्सिमम वैल्यू आएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है तो ये पी हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा पी। तो बोलेंगे एंड डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहां तक लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग दिए हैं कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आगे लिखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P. It is placed in uniform electric field E. It is placed in uniform electric field E। ठीक है। अब जो है एट इक्विलिब्रियम डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग, बोलेंगे क्या, एट इक्विलिब्रियम डाइपोल मोमेंट इज directed along the direction of electric field, ठीक है। यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। बोलेंगे व्हेन इट हैज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, a small displacement, जब हम डाइपोल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तब क्या होगा, जाहिर है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल जो है समझो पहले इसी डायरेक्शन में रखा हुआ था, लेकिन अब इसको क्या किए कि कुछ एंगल से रोटेट कर दिए, यानी -q + q। तब क्या होगा, टॉर्क लगेगा, है ना। जैसे पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको ऐसे रोटेट कर दिए तो इस पर वापस लाने वाला एक टॉर्क लगेगा। यानी बोलेंगे व्हेन इट हैज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा, ए रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन इट, a restoring torque acts on it। समझिए, पहले ये डाइपोल जो था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही था, इसको स्मॉल एंगल से हम लोग, थीटा एंगल से हम लोग रोटेट कर दिए, तो इस पर तो फोर्स लग रहा है इधर Q × E, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर Q × E।
तो वापस ये चाहेगा आना, यानी एक टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क उसको बोलते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा कितना, तो टॉर्क जो है रीस्टोरिंग लिखेंगे तो टॉर्क तो होता है पी साइन थीटा, लेकिन रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रहे हैं तो माइनस आगे लगाएंगे पी साइन थीटा। और टॉर्क होता है क्या, तो टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा, रोटेशन में आई इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा। तो देखो तो यहां से अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा पी बाई आई साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, बोलेंगे क्या कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अब ये बात जब लिख दिए तो बोलेंगे क्या कि अल्फा जो होगा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, तो P बाई आई माइनस साइन आगे रहेगा P बाई आई इंटू साइन थीटा को क्या लिख देंगे थीटा। तो देखो तो एंगुलर एक्सेलरेशन वो आया माइनस सम कांस्टेंट इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बोलेंगे ये SHM प्रूफ हो गया, ठीक ना। दैट इज मोशन विल बी इन एंगुलर SHM, दैट इज मोशन विल बी इन एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। अब देखो एंगुलर SHM तो निकाल लिए, अब इसमें टाइम पीरियड क्या होगा तो उसको निकालना है, तो नोट करिए पहले। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आया है माइनस पी बाई आई इंटू थीटा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, बोलेंगे क्या कि ये जो टर्म है इसी को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये जो पी बाई आई है यानी थीटा का जो कोफिशिएंट है वही ओमेगा स्क्वायर है, इसी का की रोल है, ठीक ना SHM में। तो बोलेंगे क्या कि ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो पी बाई आई होगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा, तो P बाई आई का अंडर रूट हो जाएगा, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट P बाई आई, और T क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। तो बस टाइम पीरियड निकल गया, यही तो सीखना था। तो यहाँ पे जाहिर है अगर कोई पूछे आई क्या है, तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ तक तो आप सीख गए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए आगे जो है क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे क्या किया, -2q ले लिया है, यहाँ पे q लिया है और यहाँ पे q लिया है। तो बोलेंगे क्या कि इसको बनाने का मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, तो यहाँ पे -2q है तो समझो -q दो चार्ज है। तो आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो -q से +q की ओर होता है। तो एक डाइपोल तो आपको दिख रहा है वो इधर होगा, एक डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको P1 बोल देते हैं। और साइड लेंथ AAA है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक डाइपोल आपको इधर दिख रहा होगा, इधर -q से +q की ओर, तो एक डाइपोल जो है वो इधर हो गया, इसको P2 बोल दिए। अगर P1 पूछा जाए तो Q इंटू A, P2 अगर पूछा जाए तो Q इंटू A, बोलो सही है। P1 और P2 दोनों Q इंटू A होगा, और P1 इधर है P2 इधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। दो वेक्टर है समझो, और दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो जैसा कि आप बनाने के लिए बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q इंटू A।
और नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो P नेट, तो अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। चूंकि P1 P2 के इक्वल है तो देखो इसको बना देते हैं, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको जो है अंडर रूट 2P स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अंडर रूट 2P स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 इंटू 2 4, अब 4P स्क्वायर उसको बाहर लाएंगे तो 2P, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, बाहर लाएंगे तो कॉस थीटा बाई 2 हो। यही चीज हम बार बार बताते रहते थे कि जब दो इक्वल वेक्टर हो तब रिजल्टेंट 2P कॉस थीटा बाई 2 है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन चलो अब रिजल्ट आ गया है तो 2P के जगह लिखेंगे Q इंटू ए कॉस 60 बाई 2, यानी कि 2Q इंटू ए कॉस 30 होता है √3 बाई 2। तो हमारा P नेट जो है वो कितना आ गया, 2 से 2 कट गया √3Q इंटू ए। बस यही रिजल्ट होगी। तो चलिए लिखिए, तो देखिए दोस्तों उसी क्वेश्चन को दोबारा बना रहे हैं। यहाँ -2Q है, यहाँ Q और यहाँ Q है। आप क्या करो, ये जो दोनों Q है उसको सेंटर पे रख दो, इधर इसके सेंटर पे रख दो, यहाँ पे रख दो 2Q। और समझो कि अब दो डाइपोल मोमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अब एक ही डाइपोल मोमेंट लिखो। अब वो जो है -Q से +Q की ओर, यही हो गया R। तो ये एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री है कि नहीं। तो हम लोग जो हैं कैसे बनाए, तो बोलेंगे क्या कि ये हो गया 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। और अगर साइन 60 लगाएं, साइन 60 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर यानी R बाई ए होगा, ठीक ना। ये A है, ये A है, ये A है, तो ये R परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस यानी R बाई ए। तो R कितना हो जाएगा, तो A साइन 60 हो जाएगा, यानी कि बोलेंगे क्या कि A √3 बाई 2, यानी कितना हो गया √3A बाई 2, R हो गया। और जब R निकल गया तो बोलिए तो P नेट कितना होगा। तो अब तो एक ही डाइपोल है, -2Q से लेके +2Q तक, तो Q इंटू ए या Q इंटू आर, तो 2Q इंटू आर, और 2Q इंटू आर का वैल्यू आया है √3A बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3Q इंटू ए। बोलो एक ही लाइन में बन गया क्या। तो उम्मीद है सीख गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको जल्दी से आप नोट करिए। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे -3Q रख दिया है, और यहाँ पे Q है, और जो है यहाँ पे भी Q है, और यहाँ पे भी Q है, और ये डिस्टेंस जो है वो A है, उसी तरह से ये भी डिस्टेंस जो है वो A है, ठीक ना। ये भी डिस्टेंस जो है वो A है, और ये भी डिस्टेंस जो है वो A है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि ये Q और ये Q, तीनों Q को सेंटर पे रख देंगे, यानी यहाँ पे रख देंगे। तो इस केस में हमारा जो डाइपोल है वो जो है वो देखिए डाइपोल यहाँ पे -3Q है, और ये Q तीनों को यहाँ रख दो तो 3Q A डिस्टेंस पे हो गया। तब डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तब बोलेंगे 3Q इंटू A। बस आंसर हो गया 3Q इंटू A। अब देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
कि एक डायपोल जो है वो इधर है और दूसरा डायपोल जो है वो इधर है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो एक डायपोल तो यही बन गया, एक डायपोल तो यही बन गया। उसी तरह से यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, तो एक डायपोल यहाँ बन गया माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो दो वेक्टर है समझो, ठीक ना। जाहिर है ये डिस्टेंस r है, उसी तरह से ये भी डिस्टेंस जो है वो r है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि P1 कितना है तो Q इंटू आर, P2 कितना है तो Q इंटू आर, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा तो बोलेंगे 2P cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। और P1 और P2 के बीच का एंगल क्या है तो बोलेंगे कि ये एंगल देख लो, ये वाला एंगल, तो ये एक्चुअल में 120 डिग्री दिए हुए, ठीक ना, 120 डिग्री दिए हुए। तो सिंपल हो जाएगा, हमारा P नेट जो है वो निकल जाएगा 2P के जगह Q इंटू आर और cos 120 बाई 2 करेंगे तो 2Q इंटू आर cos 60 कितना होता है 1 बाई 2, तो 2 से 2 कट गया यानी Q इंटू आर, यही P नेट निकल गया, नेट डायपोल मोमेंट निकल गया। तो चलिए नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, इस तरह से दो चार्ज रखा हुआ है और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, यानी 2L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे दिया है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्सियल पोजीशन पे, सेंटर से, ठीक ना, जैसे ये पूरा है तो सेंटर से r डिस्टेंस यानी r इज इक्वल टू 1 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता होगा, तो ठीक है बनाते हैं, फॉर्मूला पुटिंग है। उसी तरह से सेंटर से पूछा जा रहा है कि r इज इक्वल टू 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जाहिर है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर पूछे आपसे कोई तो -Q से +Q की ओर होता है, और जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जिधर होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो। इसको हम E1 लिखें, इसको हम E2 लिखें, तो E1 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, E2 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा निकालना है। इसको A और इसको B बोल देते हैं। तो पहले तो डायपोल मोमेंट लिखते हैं, पहले जो है डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट तो P होता है Q इंटू 2L, और 2L के जगह पे यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो Q कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और 2L के जगह 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर, ठीक ना, सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलम मीटर है। अब ये डायपोल मोमेंट निकल गया। अब अगर पहला बात पूछा जाए कि एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो E1, तो बोलेंगे 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³। तो जल्दी से लिखा जाए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू पी का वैल्यू आया है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और डिवाइडेड बाई r³। तो r तो 1 मीटर है, 1 का क्यूब कर लो, देखो 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9 इंटू 10 टू दी, ये देखो 10 यानी 360 हो जाएगा क्या, 360 न्यूटन पर कूलम, यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब रही बात की इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, तो एट बी, तो देखो जैसा कि जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का हाफ होता है। तो जैसे यहाँ 360 है
यहाँ 360 है तो यहाँ 180 हो जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो एट बी अगर लिखना है तो E2 अगर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू लिखेंगे। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब। अब E2 जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 180 न्यूटन पर कूलम। तो चलो यही आंसर हो गया। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, जल्दी से इसको बनाइए, फिर आगे हम लोग काम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, तो जाहिर है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा, और ये डिस्टेंस d दे दिया है। तो ठीक है, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, तो चलो इस पॉइंट का नाम हम अब A दे देते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी कुछ होगा, तो जाहिर है ये डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस जो है वो A है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो डाइपोल मोमेंट पहले लिख लो, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू 2A। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A वो कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई डी क्यू, P बाई डी क्यू यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई डी क्यू। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो इसी का थर्ड केस क्या कह रहा है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू तो है ही, लेकिन सेंटर पे एक और चार्ज को रख दिया गया है, Q चार्ज को रख दिया गया। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस A था और ये डिस्टेंस भी A था, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर एक डाइपोल मोमेंट था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल के कारण इधर है जिसको EA बोले हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज के कारण होगा। यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये प्लस Q चार्ज उसको रिपेल करेगा, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो। ठीक है, तो ठीक ना, समझिए। तो EA हो गया। अब इस A पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इसको हम E1 बोले तो इसको E2 बोलेंगे। तो E1 तो हमारा निकल गया है, E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई डी क्यू। अब ठीक ना, चलो इसको EA लिखे हुए थे उसको रहने देते हैं, A पॉइंट पे इसके लिए बनाए थे। अब देखो थर्ड केस में कह रहा है कि एक डाइपोल है, उसके सेंटर पे चार्ज रख दिए हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। जाहिर है ये A पॉइंट है, तो A पॉइंट पे अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक डाइपोल के कारण एक चार्ज के कारण। तो E1 पहले लिखो, तो E1 लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई, और P के जगह क्या लिखें, तो Q इंटू 2A डिवाइडेड बाई डी क्यू। बोलो सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब E2 अगर लिखेंगे तो E2 कितना लिखें, तो वो तो सिंगल चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो Q बाई डी स्क्वायर यही लिखेंगे, Q बाई डी स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मिडिल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मिडिल चार्ज। तो ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा जी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगा। अब ई नेट जो होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो लिखिए यहां तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है -q +q। अब क्या किया है कि इसको जो है, इसको समझो कि यहीं पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक ना। इस चार्ज को क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो चलो इसको फिक्स कर दिया गया, फिक्स्ड चार्ज, यानी ये मूव नहीं कर सकता है। हाँ, इस पर फोर्स जरूर लग रहा है। कोई पूछे किधर, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में। कितना, Q × E। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। अब जाहिर है क्या होगा कि ये जो है इस तरह से SHM में परफॉर्म करेगा। अब SHM परफॉर्म करेगा तो कह रहा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो T = 2π √I बाई क्या था, याद करिए, तो PE था, I/PE था, ठीक है। अब I क्या लिखे, तो ये सेपरेशन है A, ये सेपरेशन है A, तो I हो जाएगा m × a², तो T = 2π √I के जगह लिखेंगे ma² डिवाइडेड बाई P कितना लिखे, तो Q × E, तो A से तो A कट जाएगा, तो T आ जाएगा 2π √ma डिवाइडेड बाई QE। बस यही आंसर हो जाएगा, नोट करिए। देखिए जी, कह रहा फाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर इफ ईच कॉपर एटम प्रोड्यूसेस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया क्या है उसके बारे में सोचो। तो मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालें, तो पहले देखो नंबर ऑफ एटम, ठीक ना, नंबर ऑफ एटम अगर निकाला जाए तो निकालने का मेथड क्या है, तो पहले मास दिया है तो मोल निकालो, तो 6.4 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे तो ये निकल गया मोल, इनटू एवोगैड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको नंबर ऑफ एटम मिलेगा, यानी 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये निकल गया नंबर ऑफ एटम। तो सॉल्व करिए, तो 6.023 इंटू 10⁻22, यही हो गया क्या, एटम्स, इतना एटम्स। लेकिन हमसे पूछा गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होता है, तो जो नंबर ऑफ एटम आया है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोलेकुल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons in 6.4 gram, in 6.4 gram copper atom, copper atom, each copper atom contains 1 free electron, तो बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻22 जो है इंटू 1 करेंगे, तो यानी 6.023 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, यही आंसर हो जाए। तो देखिए ये पहले का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक डाइपोल है -q +q और इसके बीच का सेपरेशन जो है वो a है, ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट आपसे कोई पूछेगा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो सिंपल है, क्या लिखेंगे, तो P = Q × A, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फोर्स एग्जर्टेड बाय डाइपोल ऑन Q0, बताओ फोर्स एग्जर्टेड बाय डाइपोल, डाइपोल के कारण इस Q0 चार्ज पे फोर्स क्या होगा, तो कैसे निकालें, तो बोलेंगे पहले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इस डाइपोल के कारण,
इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, तो यूनिट कूलम पे जो फोर्स होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो सिंपल तो है, बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 1/4πε0 2p/r³ यानी 1/4πε0 2 p के जगह क्या लिखें, तो q इंटू ए डिवाइडेड बाई r³। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब फोर्स ऑन Q नॉट, तो फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू E, यानी कि Q नॉट इंटू 1/4πε0 2QA डिवाइडेड बाई R³। यानी हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, तो फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 2Q इंटू Q नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई R³, यही फोर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलेंगे क्या, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है बोलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो डाइपोल जितना फोर्स इस Q नॉट चार्ज पे लगाएगा उतना ही Q नॉट जो है इस डाइपोल पे फोर्स लगाएगा। अतः फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू Q नॉट, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज Q नॉट, तो कितना हो जाएगा बोलो, तो बोलेंगे मस्ट बी इक्वल टू F, मस्ट बी इक्वल टू F, और F है कितना, तो बोलेंगे 1/4πε0 2Q इंटू Q नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई R³। तो दोनों केस में आंसर तो यही हो जाएगा। अब देखो इसी का दूसरा मेथड क्या है बनाने का, उसको भी सीखते हैं, पहले इसको नोट करिए। देखो जी अल्टरनेट मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड, दूसरा क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड क्या है। तो पहले क्या करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q नॉट ऑन द सेंटर ऑफ डाइपोल, या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q नॉट ऑन सेंटर एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, ऐसे करेंगे एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, पहले निकाल लो, ठीक ना। हमको इस Q नॉट चार्ज के कारण इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगा है वो निकालना है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, तो 1/4πε0 Q नॉट डिवाइडेड बाई R², यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक ना, इसी को लिख देते हैं 1/4πε0 Q नॉट, और ऊपर इसको लेके जाएंगे तो R पर पावर -2। अब क्या करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यानी dE/dr, यानी इसी को डिफरेंशिएट करना है। तो 1/4πε0 Q नॉट को तो बाहर करो, R पर पावर -2 है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो d R पर पावर -2 डिवाइडेड बाई dr, तो 1/4πε0 Q नॉट, और जो पावर है उसको बाहर लाओ तो -2 इंटू जो पावर है उसमें से एक घटाओ, तो यानी R पर पावर -3 हो जाएगा। बोलो सही लिखे हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में, तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1/4πε0 और 2Q माइनस आगे आ गया
तो 2q0 डिवाइडेड बाई r3। बोलो ये सही है? तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि -1/4πε0 2q0 डिवाइडेड बाई r3 हो गया। अब फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा? तो फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा? तो F इज इक्वल टू लिखो P इंटू डी अपॉन डी आर। तो P कितना? तो Q इंटू ए, Q इंटू ए, और ये डी अपॉन डी आर कितना आया है? तो 1/4πε0 2q0 डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो हमारा रिजल्ट आ गया 1/4πε0 2q इंटू क्यू नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर डाइपोल इस चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा तो ये चार्ज इस डाइपोल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, ये भी मेथड लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है और उसको r सेपरेशन पे रख दिया गया है, यानी सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का दूरी कितना है? r है। तो कह रहा है कि फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू डाइपोल 1। तो ये डाइपोल 1 है और ये डाइपोल 2 है। इसका डाइपोल मोमेंट अगर पूछेगा P1 तो लिखेंगे Q इंटू ए, और अगर इसका डाइपोल मोमेंट पूछेगा P2 तो इसको लिखेंगे Q डैश इंटू ए। ठीक है, सेपरेशन दोनों का A है, ये वाला जो सेपरेशन है वो A है। तो P1 और P2 तो निकल जाएगा, या इसको P बोले तो उसको P डैश बोलेंगे, लेकिन हमको तो फोर्स निकालना है। तो पहले क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू डाइपोल 1, ड्यू टू डाइपोल 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि इस पर हमको फोर्स देखना है, फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू 1। तो इस पर फोर्स देखना है तो पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। किसके कारण? इसके कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई आर क्यू, 2p बाई आर क्यू। अब वैल्यू रख लिया जाए तो 1/4πε0 2 इंटू पी के जगह क्या लिखें? तो Q इंटू ए, Q इंटू ए। बोले सर Q डैश इंटू ए नहीं लिखे, तो इसके कारण निकाल रहे हैं ना, तो P इसका लिखेंगे, तो P लिखेंगे यानी P1 Q इंटू ए, 2Q इंटू ए डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब इसको जो है लिख सकते हैं 1/4πε0 2Q इंटू ए। आइए आर क्यू को ऊपर लेके चले जाओ तो r पर पावर -3। बोलो सही है। अब क्या करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी d अपॉन डी आर। तो ठीक है, 1/4πε0 को बाहर करो, 2Q इंटू ए को बाहर करो, यानी dr पर पावर -3 डिवाइडेड बाई dr। तो बोलो तो कितना आ जाएगा? तो 1/4πε0 2Q इंटू ए, और r पर पावर जो है उसको बाहर लाओ -3, r पर पावर जो है उसमें से एक घटाओ तो -4, यानी हमारा रिजल्ट जो है वो d अपॉन डी आर क्या आ जाएगा? तो 1/4πε0 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, तो 6, ठीक ना, माइनस साइन आगे है, 6Q इंटू ए डिवाइडेड बाई r पर पावर 4, यही आया d अपॉन डी आर। तो देखो तो यहाँ से काटो तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो पहले तो इसको नोट करिए, फिर आगे बनाते हैं। तो d अपॉन डी आर जो है आ गया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स हो जाएगा